कल्पना कीजिए 15वीं शताब्दी के यूरोप की बर्फ से ढकी सर्द रातें, कड़कड़ाती ठंड और खाने की मेज पर रखा हुआ बेस्वाद उबला हुआ या नमक में लपेटा हुआ सूखा मांस। उस दौर में यूरोप के पास ना तो आज जैसी सुख सुविधाएं थीं और ना ही खाने में कोई खास स्वाद। उन्हें अपने मांस को लंबे समय तक सुरक्षित रखने और उसमें जान डालने के लिए एक जादुई चीज की सख्त जरूरत थी, और वह जादू था मसाले, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और इलायची। लेकिन दिक्कत यह थी कि ये मसाले उनके यहाँ नहीं उगते थे। ये आते थे एक रहस्यमय, दूरस्थ और परिकठाओं जैसे देश से, जिसे दुनिया भारत कहती थी। भारत उस समय दुनिया का वह खास स्थान था जहां हर कोई जाना चाहता था, लेकिन किसी के पास वहां का सीधा रास्ता या पक्का नक्शा नहीं था। सदियों से अरब के व्यापारियों ने इस रास्ते पर अपना दबदबा बना रखा था। वे भारत से सस्ते दाम में मसाले खरीदते और रेगिस्तानी रास्तों से होते हुए यूरोप के बाजारों में उन्हें सोने के भाव बेचते थे। अरब के व्यापारी यूरोपियनों के लिए जैसे सख्त कर वसूलने वाले बन गए थे, जो कहते थे या तो हमारी मुंह मांगी कीमत दो या फिर अपना वही फीका और सड़ता हुआ मांस खाते रहो। यूरोप के राजा इस बात से बौखलाए हुए थे। खासकर स्पेन और पुर्तगाल के शासक, उनकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। उन्हें भारत चाहिए था, लेकिन जमीन के रास्ते से जाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि बीच में उस्मानिया साम्राज्य जैसी विशाल दीवार खड़ी थी। तब पुर्तगाल और स्पेन के राजाओं ने अपनी नजरें समंदर की ओर घुमाईं। उन्होंने तय किया, अगर जमीन का रास्ता बंद है तो पानी का सीना चीरकर भारत का दरवाजा ढूंढा जाएगा। यह कोई साधारण फैसला नहीं था। आज के समय में बिना दिशा सूचक यंत्र के अनजान शहर में जाना मुश्किल होता है। जरा सोचिए उस दौर में जब लोगों का मानना था कि दुनिया छपटी है। नाविकों में खौफ था कि अगर वे बहुत दूर निकल गए तो दुनिया के किनारे से नीचे गिर जाएंगे या विशाल समुद्री राक्षस उन्हें निगल जाएंगे। समंदर उस समय एक ऐसा क्रूर हत्यारा था जो बिना चेतावनी दिए इंसान को लील जाता था। इन्हीं डरे हुए लेकिन लालची माहौल में पुर्तगाल से एक आदमी निकला जिसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। उसने कहा, महाराज, मैं खोजूंगा भारत। वह अपनी नाव लेकर अफ्रीका के तटों के सहारे नीचे की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह अफ्रीका के सबसे निचले सिरे पर पहुंचा, समंदर ने अपना असली खौफनाक रूप दिखा दिया। लहरें पहाड़ों जितनी ऊंची उठ रही थीं, हवाएं जहाज के चीथड़े उड़ाने पर आमादा थीं। डियाज की हालत खराब हो गई। उसने हाथ जोड़ ली और कहा, मुझे नहीं चाहिए भारत, मेरी जान ज्यादा कीमती है। उसने उस जगह का नाम रखा तूफानों का अंतरीप और अपनी नाव घुमाकर वापस पुर्तगाल लौट गया। लेकिन पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम के सीने में अभी भी मसालों की आग जल रही थी। बार्थोलोमियो डियाज के लौटने के 10 साल बाद पुर्तगाल के दरबार में एक ऐसे आदमी को बुलाया गया जिसकी आंखों में समंदर का खौफ नहीं, बल्कि उसे जीतने की जिद थी। एक जिद्दी, कठोर और सनकी नाविक जिसका नाम था वास्को दा गामा। राजा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्या तुम वो कर सकते हो जो डियाज नहीं कर पाया? क्या तुम समंदर के उस शैतानी दरवाजे को तोड़ सकते हो? वास्को दा गामा ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी तलवार पर हाथ रखा और कहा, अगर समंदर ने मुझे नहीं निगला तो मैं आपके कदमों में पूरी दुनिया का व्यापार लाकर रख दूंगा। और यहीं से शुरू होने वाली थी इतिहास की सबसे खौफनाक, सबसे रोमांचक और दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल देने वाली समुद्री यात्रा। 8 जुलाई 1497 का वह दिन पुर्तगाल का लिस्बन बंदरगाह किसी जश्न का नहीं, बल्कि एक मातम का गवाह बन रहा था। किनारे पर खड़ी हजारों की भीड़ ऐसे रो रही थी जैसे वास्को दा गामा और उसके नाविकों को किसी यात्रा पर नहीं, बल्कि मौत के मुंह में भेजा जा रहा हो। जैसे ही लिस्बन का तट आंखों से ओझल हुआ और जहाज खुले अटलांटिक महासागर में पहुंचे, समंदर ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। ना कोई पक्का दिशा यंत्र, ना मौसम की चेतावनी, ना कोई सटीक नक्शा, सिर्फ आसमान के तारे और भगवान के भरोसे ये मुसाफिर एक अनजान दुनिया की ओर बढ़ रहे थे। कुछ हफ्तों तक सब ठीक रहा, लेकिन फिर अटलांटिक महासागर का मिजाज बदल गया। लहरें इतनी ऊंची उठने लगीं जैसे 10 मंजिला पानी की इमारतें टूटकर जहाजों पर गिर रही हों। आसमान में बिजली ऐसे कड़क रही थी मानो ऊपर कोई महायुद्ध चल रहा हो। तूफानी हवाओं ने जहाजों के पालों को फाड़ दिया। लकड़ी के जहाज ऐसे चरमरा रहे थे जैसे कोई अदृश्य दैत्य उनकी हड्डियां चबा रहा हो। निचले हिस्से में नाविकों की हालत देखकर तरस आता था। लगातार हिचकोलों से उल्टियां, कमजोरी और डर। फिर आया एक और खामोश लेकिन खतरनाक दुश्मन, बीमारी। महीनों तक ताज़ा खाना और फल न मिलने के कारण नाविकों के मसूड़ों से खून बहने लगा।
दांत टूटकर हाथों में आने लगे, शरीर पर छाले पड़ गए और जहाज का निचला हिस्सा एक चलता फिरता अस्पताल और मुर्दाघर बन गया। हर दिन किसी न किसी नाविक की लाश को पत्थर बांधकर समंदर में फेंका जा रहा था। बचे हुए नाविकों का सब्र टूट चुका था। उन्होंने वास्को दा गामा के सामने बगावत कर दी। हमें वापस चलो, हमें भारत नहीं चाहिए, हमें बस जिंदा घर जाना है। लेकिन वास्को कोई आम इंसान नहीं था। उसने दिशा बताने वाले सारे उपकरण समंदर में फेंक दिए और गरज कर बोला, अब हमारे पास लौटने का कोई रास्ता नहीं है। या तो हम भारत पहुंचेंगे या यह समंदर ही हमारी कब्र बनेगा। और फिर वो खौफनाक घड़ी आ गई। वे अफ्रीका के उस सबसे निचले सिरे पर पहुंच चुके थे जहां 10 साल पहले बार्थोलोमियो डियाज ने हार मान ली थी। वही जगह, तूफानों का अंतरीप, आसमान दिन में ही स्याह काला हो गया। ऐसा लग रहा था मानो समंदर और आसमान ने मिलकर इन जहाजों को मिटाने की कसम खा ली हो। लहरें इतनी विशाल थीं कि जहाज उनके सामने पानी के बुलबुले जैसे लग रहे थे। एक लहर जहाज को आसमान की ओर उछालती तो दूसरी उसे गहराई में धकेल देती। साओ राफेल! जहाज का ढांचा बुरी तरह चरमराने लगा था। हर नाविक ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने अंतिम समय की प्रार्थना करने लगा। लेकिन वास्को दा गामा, वह जहाज के पहिए को लोहे की तरह मजबूती से पकड़े तूफान की आंखों में आंखें डालकर खड़ा था। प्रकृति अपने पूरे रौद्र रूप में थी। वह उन्हें निगल जाना चाहती थी, लेकिन एक इंसान की जिद और पागलपन शायद प्रकृति को भी चुनौती दे रहा था। कई दिनों की इस मौत जैसी लड़ाई के बाद अचानक एक सुबह चमत्कार हुआ। तूफान थम गया, हवाएं शांत हो गईं, लहरें थिर हो गईं और पानी का रंग बदल गया। वास्को दा गामा और उसके थके हारे नाविकों ने आंखें खोली। उन्होंने कर दिखाया था। उन्होंने उस मौत के दरवाजे को पार कर लिया था और अब वे एक बिल्कुल नए महासागर में प्रवेश कर चुके थे, हिंद महासागर। उस दिन के बाद उस खौफनाक तूफानों के अंतरीप का नाम बदलकर आशा का अंतरीप रख दिया गया, क्योंकि अब यह यकीन हो चुका था कि भारत का रास्ता यहीं से जाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। वे हिंद महासागर में तो आ गए थे, लेकिन भारत अभी भी बहुत दूर था और सबसे बड़ी समस्या, उन्हें दिशा ही नहीं पता थी। उन्हें एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो इस अनजान समंदर को समझता हो, एक जिंदा नक्शा जो उनका हाथ पकड़कर उन्हें उस स्वर्ण भूमि तक ले जाए। और वह इंसान उन्हें मिलने वाला था पूर्वी अफ्रीका के मालिंडी तट पर। मालिंडी एक शांत लेकिन महत्वपूर्ण बंदरगाह। जब वास्को दा गामा के टूटे फूटे जहाज वहां पहुंचे तो उनके नाविकों की हालत जिंदा लाशों जैसी हो चुकी थी। उन्हें बस एक ही चीज चाहिए थी, रास्ता। और यहीं इतिहास ने एक बड़ा मोड़ लिया। वास्को दा गामा की मुलाकात एक भारतीय नाविक से हुई, एक ऐसा इंसान जिसने अपने ज्ञान से पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। उसने सितारों की स्थिति, मानसून की हवाओं और समुद्री धाराओं का ऐसा ज्ञान समझाया कि पुर्तगाली दंग रह गए। उन्हें समझ आ गया, ये लोग समंदर के असली उस्ताद हैं। हवा का रुख बदला। मानसून की तेज और मेहरबान हवाओं ने जहाजों के फटे पालों में फिर से जान डाल दी। अब उन्हें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही थी। हवाएं खुद उन्हें उनकी मंजिल की ओर धकेल रही थीं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, नाविकों की धड़कनें तेज होती गईं। क्या सच में भारत है या यह सब एक सपना है? तभी एक शाम आसमान में कुछ समुद्री पक्षी दिखाई दिए। वे पूर्व दिशा की ओर उड़ रहे थे। वास्को दा गामा समझ गया, जहां पक्षी जाते हैं वहां जमीन जरूर होती है। और फिर आई 20 मई 1498 की वह जादुई सुबह। समंदर एकदम शांत था। सूरज की सुनहरी किरणें पानी पर ऐसे बिखरी थीं जैसे किसी ने पिघला हुआ सोना फैला दिया हो। तभी हवा के एक झोंके के साथ एक अजीब सी खुशबू आई। यह ना जहाजों की सड़ांत थी, ना ही खारे पानी की गंध। यह थी चंदन, इलायची और काली मिर्च की दिव्य खुशबू। वही खुशबू जिसके लिए उन्होंने मौत का समंदर पार किया था। कोहरा धीरे धीरे छंटा और उनके सामने उभरी नारियल के ऊंचे पेड़ों की कतारें। दूर मंदिरों की घंटियों की आवाज गूंज रही थी और उनके सामने खड़ा था एक विशाल, समृद्ध और जीवंत शहर। यह कोई सपना नहीं था, यह था भारत का पश्चिमी तट, कालीकट, आज का केरल। वास्को दा गामा और उसके नाविकों की आंखों से आंसू निकल पड़े। महीनों से मौत को हराते हराते वे आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच गए थे। जैसे ही जहाज किनारे लगे, नाविक पागलों की तरह जमीन पर कूद पड़े। कुछ ने मिट्टी को चूमा, कुछ रोते हुए आसमान की तरफ हाथ जोड़कर धन्यवाद देने लगे। यह सिर्फ एक यात्रा की जीत नहीं थी, यह इंसान के डर पर जीत थी। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। जब वास्को दा गामा ने कालीकट के बाजार में कदम रखा तो उसके होश उड़ गए।
उसने सोचा था वह किसी पिछड़े इलाके में आया है, लेकिन कालीकट तो उस समय दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक लग रहा था। बंदरगाह पर अलग अलग देशों के व्यापारी मौजूद थे। मसाले ऐसे बिखरे पड़े थे जैसे उनके यहाँ मिट्टी होती है। रेशम, सोना और कीमती रत्न हर जगह। वास्को दा गामा समझ गया, जिस भारत को वह खोजने आया था वह पहले से ही दुनिया के व्यापार का सरताज था। फिर बारी आई राजा से मुलाकात की। केरल के शक्तिशाली शासक जामोरिन। उनका दरबार भव्य था, सोने के आभूषणों और हीरों से सजा हुआ, और सामने खड़ा था एक थका, गंदा और फटे हाल विदेशी नाविक। वास्को दा गामा ने अपने उपहार पेश किए, कुछ सस्ती चीजें। दरबारियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन जामोरिन शांत रहे। उन्होंने भारतीय परंपरा निभाते हुए इस विदेशी मेहमान का स्वागत किया और उसे व्यापार की अनुमति दे दी। वास्को दा गामा ने कुछ महीनों तक कालीकट में रहकर हर चीज को समझा। फिर उसने अपने जहाजों को मसालों से भर लिया। काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, जितना मिल सकता था सब भर लिया। वापसी का सफर भी आसान नहीं था, लेकिन इस बार उनके पास उम्मीद थी और जहाजों में भरा खजाना। जब वह पुर्तगाल लौटा तो जो लोग उसे रोते हुए विदा कर रहे थे अब उसका स्वागत कर रहे थे। राजा खुशी से झूम उठा, और जब उसका माल बाजार में उतरा तो इतिहास बन गया। इस यात्रा से उसे 64 गुना मुनाफा हुआ। पूरे यूरोप में सनसनी फैल गई। भारत मिल गया, हर देश समंदर में उतर पड़ा। लेकिन यहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे अंधेरा अध्याय। व्यापार के बहाने किले बने, तोपें आईं, और फिर शुरू हुआ कब्जा। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंत में अंग्रेज। भारत, जो कभी शांति और व्यापार का केंद्र था, अब संघर्ष का मैदान बन गया। जिस देश ने मेहमान समझकर स्वागत किया था उसी को गुलामी में जकड़ लिया गया। लेकिन भारत सिर्फ जमीन नहीं है, यह एक आत्मा है। और 15 अगस्त 1947 को जब तिरंगा लहराया, दुनिया ने समझ लिया भारत को कोई खोज नहीं सकता। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही गहराई से भारत और दुनिया के प्राचीन इतिहास को समझना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।